एसए 200 से 299 की सीरीज में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है हमारा एसए 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इस स्टैंडर्ड में से फाइनल लेवल पर किसी क्वेश्चन के आने के चांस कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, इसको हम कर रहे हैं स्किप, बट आपको एक बार रीड जरूर करना है। एसए 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसके अंदर प्री कंडीशंस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ये आपको कवर करना है, शॉर्ट नोट ऑन प्री कंडीशंस। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है वो है रेकरिंग ऑडिट। मैं सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कराने मेरे को आगे वाले स्टैंडर्ड हैं। रेकरिंग ऑडिट, और रेकरिंग ऑडिट में पर्टिकुलरली द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग रिवीजन इन टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। 220 के अंदर आपको जो मेन काम करना है, मेन काम वो ये है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर रिव्यू का टॉपिक। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर रिव्यू के टॉपिक के ऊपर जनरली केस स्टडी बन जाती है। वैसे ऐसे 220 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनल लेवल पर, बट फिर भी रिव्यू के ऊपर केस स्टडी बनाई जा सकती है। दो 230 के अंदर दो मेन टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, दो मेन टॉपिक। बिलासपुर सर्टिफिकेट ऑफ एंगेजमेंट जैसा तो कोई वर्ड मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, साइज ऑफ कंप्लेक्सिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट एविडेंस एटसेट्रा, एक ये करना है इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपको इसके अंदर रिटेंशन पीरियड एंड ऑनरशिप, रिटेंशन पीरियड एंड ऑनरशिप की बात करनी है। रिटेंशन पीरियड इज 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑनरशिप ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। बाकी सारे आईपीसीसी लेवल जितने ही हैं, कोई और ज्यादा डिटेल इसमें नहीं है। मेन ऐसे 240 में काफी कुछ है जो करने वाला है, लगभग सारा ही कंप्लीट आपको कवर अप करना है, जिसमें फ्रॉड क्या है और फ्रॉड कौन कौन से ऑडिटर को कंसीडर करने हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रॉड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, पूरा करना है। मेन मैं लेके चल रहा हूं आपको अगले स्टैंडर्ड पर, एसए 250 पर, जो फाइनल लेवल के इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स में आता है। कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड द रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे 250 का रेफरेंस यदि आपको ध्यान हो कि जब लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की बात आ रही हो, हमने जब कारो के बड़े सारे क्वेश्चन करे, कारो 2016 के, उसमें कारो का एक पर्टिकुलर क्लॉज था जिसमें ऐसे 250 के रेफरेंसेस भी आए थे। बताओ जरा वो कौन सा था, कौन से क्लॉज में मेनली कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन वाली बातें आई थी, कारो के कौन से क्लॉज में?
मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में इसके अलावा पैरा 37 स्टैट्यूटरी ड्यूज वाला, पैरा 37 स्टैट्यूटरी ड्यूज, सपना फ्रॉड वाले में तो ऐसे 240 का रेफरेंस आएगा, फ्रॉड वाले में ऐसे 240 का रेफरेंस आएगा। 10 भी हो गया खत्म। देखो जरा, इस स्टैंडर्ड में हमें दो बातें कवर अप करनी है। नंबर एक, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नंबर दो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, primarily it is the responsibility of the management and the governing body. Compliance of law and regulation is the duty of management and TCWG, and management and TCWG अपनी इस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म कर सकती है? ये 6-7 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं। नंबर एक, मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योरिंग कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन हो कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। कोई एग्जांपल दे सकते हो? इसमें कौन सा एग्जांपल बताया था क्लास में? जैसे पेमेंट विदाउट टीडीएस ना हो, तो इसके लिए आप इंश्योर कर सकते हैं अकाउंटेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हो, एनी पेमेंट विच इज रिक्वायरिंग the deduction of tax should be made only after the TDS. 20,000 रुपए से ऊपर की कोई पेमेंट हो, that should be by way of account pay check only. मैनेजमेंट एक एप्रोप्रिएट सिस्टम इंटरनल कंट्रोल का बिल्टअप कर सकती है। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर सकती है so as to ensure the compliance of legal and regulatory requirements. Ensure employees are properly trained and they understand the code of conduct. Monitor क्या एम्प्लॉइज इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट डिसिप्लिन एक्शन लिया जाए। Wherever required, legal advisors may be engaged. You may maintain a register of significant law and regulation जो एंटिटी को कंप्लाई कर। इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है काशीपुर। सो मैनेजमेंट को अपनी लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकती है। बट इन द सेकंड पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करे और ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कराए, बस। फतेहाबाद फर्स्ट पॉइंट, हमारी लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है उनको फाइंड आउट करे और उसकी अकॉर्डिंगली अपने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डिजाइन करें। जैसे कहां टीडीएस काटना है, कब हमने एडवांस टैक्स देना है, कब हमारी सर्विस टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी आती है। मेन आ जाते हैं हम ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। ऑडिटर की, अब ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुरू हो रही हैं सारी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन है ये सारी की सारी। नंबर एक, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिटर की? टू ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्या लॉ एंड रेगुलेशन हमारे क्लाइंट के ऊपर अप्लाई होती है, एंड कैसे एंटिटी इन लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करती है। एंटिटी लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए इनमें से कोई प्रोसीजर फॉलो कर सकती है, तो इसकी जानकारी किसको लेनी है? ऑडिटर को लेनी है। नंबर 2, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस स्टैंडर्ड ने ऑडिटर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांट दिया। पहले तो वो लॉ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, दूसरे
जिनका डायरेक्ट अफेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्टली वो अफेक्ट डालते हैं। लॉ एंड रेगुलेशन हैविंग डायरेक्ट अफेक्ट on determination of material amount and disclosure in financial statement। दूसरे, वो लॉ that do not affect amount and disclosures but इनकी कंप्लायंस फंडामेंटल है ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स के लिए। नाउ जिन लॉ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिन लॉ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, एग्जांपल इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट, रेवेन्यू लॉ, सारे के सारे, एक्साइज ड्यूटी, लेबर लॉज, लेबर लॉ में जो रेवेन्यू से एसोसिएटेड है बटिंडा, उनके लिए मुझे क्या करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं टू इंश्योर द कंप्लायंस। लेकिन ऐसे लॉ जिनका डायरेक्ट अफेक्ट नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड कहता है परफॉर्म लिमिटेड प्रोसीजर्स। और लिमिटेड प्रोसीजर में दो बातें इन्होंने कही मेनली, इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से और डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर लो। इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन किस लिए? कंप्लायंस को ऑब्जर्व करने के लिए या नॉन कंप्लायंस के इंस्टांसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन दो बातों में फर्क है। कंप्लायंस को इंश्योर करना मतलब मेरे को सबूत चाहिए आपने लॉ कंप्लाई किया, यहां पर मेरे को सबूत नहीं चाहिए आपने लॉ कंप्लाई किया, बट यदि कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो वो मेरे सामने आ जाए बस। तो इसीलिए कहा गया ऑडिटर को लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई द इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। इसमें हम डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे फतेहाबाद, और इस कैटेगरी में हम लिमिटेड प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। और दोनों ही कैटेगरी के लिए हम क्या लेंगे, एक WR। किस चीज की? दैट ऑल द इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस ऑडिटर को बता दिया गया है। ऑल द इंस्टांसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस have been disclosed to the auditor। आगे, अब यदि ऑडिटर को कोई नॉन कंप्लायंस मिल जाता है और एनी नॉन कंप्लायंस इज सस्पेक्टेड, क्या करें? उस नॉन कंप्लायंस की अंडरस्टैंडिंग ले, किन हालात में यह हुआ है उसकी जानकारी ले, क्या पॉसिबल इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसको डिटरमाइन करें, मैनेजमेंट एंड TCWG से डिस्कस करें, एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड ही मे ऑब्टेन द लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस भी ले सकता है, इसके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, ऑडिटर फाइंड आउट दैट वन ऑफ द लॉ that is applicable over the organization having a direct effect on the material amount disclosed in the financial statement, auditor identified a suspicious fraud. Then what are your duties? Auditor identify a suspicious non-compliance, जैसे नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 197। बताओ जी, अब ये क्या लिख दिया मैंने, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 188, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 192, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 184, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185, ये सारे के सारे क्या कर दिए? ये सारे कहां लिखे हुए थे? ये सारे कहां लिखे हुए थे? अभी अभी पढ़े हैं एक दो दिन पहले कारों में। इन सारों की कंप्लायंस की रिपोर्टिंग करनी होती है मेरे को। अब यदि इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया और नॉन कंप्लायंस हुई है, देन आपका आंसर किस पर बेस्ड होगा? बोलो जरा। क्या सिर्फ कारों की रिपोर्टिंग या ऐसे 250 का प्रोसीजर?
ऐसे 250 भी आएगा और कारो भी आएगा, दोनों आएंगे, ध्यान रखना। अच्छा, अब उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने रिपोर्टिंग की बात की या प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात की। क्वेश्चन यदि कहता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बताओ, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने एक फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया, रिपोर्टिंग बताओ। तो एक रिपोर्टिंग तो मैं कारो की बताऊंगा, दूसरी रिपोर्टिंग में ऐसे 250 की बताऊंगा। एक रिपोर्टिंग कारो की, दूसरी रिपोर्टिंग 250 की। ऑडिटर क्वेश्चन कहता है कि आपको डाउट है कि एक सेक्शन नॉन कंप्लाई हुआ है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। अब रिपोर्टिंग की बात नहीं आ रही, अब प्रोसीजर्स की बात आ गई, तो ये आंसर बनेगा। और कारो के गाइडेंस नोट में जो बातें लिखी हुई हैं, कारो के गाइडेंस नोट में जो बातें लिखी हुई हैं, वो आंसर बनेगा। अब देखो, ऐसे 250 की रिपोर्टिंग है क्या? गवर्निंग बॉडी को, अपनी रिपोर्ट में, एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तीन जगह पर यह रिपोर्टिंग है। गवर्निंग बॉडी को, ऑडिटर रिपोर्ट में, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। रेगुलेटरी अथॉरिटी को मैं कब बताऊंगा? इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुझे कब बताना है? यदि लॉ में मेरे ड्यूटी बनाई गई है तो। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी को मैं क्या बताऊंगा? क्या नॉन कंप्लायंस हुई। यदि टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है तो हायर लेवल को बताओ, हायर लेवल नहीं है तो लीगल एडवाइस ले लो, हायर लेवल नहीं है तो लीगल एडवाइस। बिलासपुर 143(12) तब आएगा जब सिर्फ फ्रॉड होगा। 143 फ्रॉड, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, बस, और कभी नहीं आएगा। मेरी ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या कवरेज आएगी? क्या इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई मैटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है इस नॉन कंप्लायंस का? हां, पड़ रहा है। क्या करूं? और इशू क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। बट आप कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, रीजन आपको काम ही नहीं करने दिया गया। वंस यू आइडेंटिफाइड ए नॉन कंप्लायंस, उसके बाद आपने वर्किंग करना चाहिए कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैनेजमेंट ने आपको जानकारी ही नहीं दी, जो इंफॉर्मेशन आप चाहते थे मैनेजमेंट ने नहीं दिया। क्यों? मैनेजमेंट ने अब आपके ऊपर लिमिटेशन लगाना शुरू कर दिया, लिमिटेशन इंपोज बाय मैनेजमेंट। क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, ईदर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर डिपेंडिंग अपॉन परवेसिवनेस। बट मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहा, रादर सर्कमस्टांस, सिचुएशन ऐसी है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ओके, कंसीडर द इफेक्ट, कंसीडर द इफेक्ट। हां, यदि उसका मटेरियल इफेक्ट ही नहीं है, यदि उसका मटेरियल इफेक्ट ही नहीं है झंडे वाला, तो मैं क्या करूं? बोलो बोलो जी, बोलो। मुझे क्वेश्चन पूछा गया है झंडे वालान की तरफ से, मटेरियल इफेक्ट नहीं है। आंसर बड़ा सिंपल है, बोलो, बाकी सेंटर जवाब दो, यस, इग्नोर कर दो। When management impose limitation, then only disclaimer is required। नहीं, डिपेंड करेगा ना क्या नॉन कंप्लायंस है। यदि आपको लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि परवेसिव इफेक्ट आएगा, क्वालिफाइड, परवेसिव इफेक्ट वाला है, देन डिस्क्लेमर। तो झंडे वाला यदि इमैटेरियल है, इग्नोर कर दो। इमैटेरियल चीजों को मैं इग्नोर करता हूं। अच्छा, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जहां से आपको यह लगे कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है? इग्नोर मींस अनमॉडिफाइड फतेहाबाद। ये मई 16 में आया था क्वेश्चन, कंपलसरी में, मई 2016 में कंपलसरी क्वेश्चन में आया है ये। व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर while auditing the financial statements
in a relation to non-compliance of law and regulation. When non-compliance is not material, तो भटिंडा ना EOM यूज करना ना OM यूज करना. जब मटेरियल ही नहीं है तो क्या करें? मटेरियल नहीं है चीजें तो इग्नोर कर दो बस. कौन कौन से वो इंडिकेटर्स हैं, ये सारे हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं. इन्वेस्टिगेशन हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, एक्साइज डिपार्टमेंट की, हमारे ऊपर कोई फाइन लगाया गया है, हमने पेमेंट की है किसी को लेकिन हम बता नहीं पा रहे किस चीज की हमने पेमेंट की, जरूरत से ज्यादा कमीशन दिया, मार्केट से अबव या बिलो पर हम कोई परचेजेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पेमेंट कैश में कर रहे हैं, रिटेनर को रिटेनरशिप फीस दी, लीगल फीस, बहुत बड़ी बड़ी लीगल फीस दे रखी है, एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन नहीं अवेलेबल, फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रही है, एक्सचेंज कंट्रोल के डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट ट्रेल जनरेट नहीं कर पा रहा, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, एडवर्स मीडिया कमेंट. ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो क्या इशारा करती है? देयर माइट बी ए नॉन कंप्लायंस, देयर माइट बी ए नॉन कंप्लायंस. परचेज बिलो मार्केट प्राइस इज नॉट ए इंडिकेटर. व्हाई? मार्केट प्राइस से कम पर खरीदना. कोई बैंड आइटम तो नहीं खरीद रहे, कोई बैंड आइटम तो नहीं खरीद रहे. भिवानी ऑडिट ट्रेल एक ट्रांजैक्शन की बिगिनिंग से एंड तक थोरो स्टडी इज नोन एज द ऑडिट ट्रेल. अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरमिटेंट स्टेप्स आप कह सकते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन बिगिनिंग से एंड तक या एंड से बिगिनिंग ट्रेस करते हुए जाना और किस किस स्टेप से पास थ्रू हुई, उस सारी डिटेल की अवेलेबिलिटी यदि है देन इट इज ए ऑडिट ट्रेल. बढ़ते हैं अगले स्टैंडर्ड पर. एसए 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी. आप सबको पता है टीसीडब्ल्यूजी क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होती है. वो पर्सन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरसाइट फंक्शन की है, ओवरसाइट फंक्शन की, लुक आफ्टर करने की, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, देन दैट इज टीसीडब्ल्यूजी. मैनेजमेंट, the persons with executive responsibility of day-to-day operations. Day-to-day operations की executive responsibility. दूसरा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट पर्सन जिसको आप कम्युनिकेशन करेंगे. इग्नोर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पॉइंट पर आ जाओ जी. व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. कौन कौन से मैटर्स हैं जिनका कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है टीसीडब्ल्यूजी को? 4 पॉइंट में. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट. और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में मेनली किन किन चीजों के ऊपर? अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स एंड सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज. 4 चीजों के ऊपर मेनली. तो अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज. इसके अलावा मटेरियल वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, वो मैटर जो आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किए, एंड अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स. पानीपत एनकाउंटर्ड मतलब जो आपने फेस किया, जो आपने ऑब्जर्व किया, जो आपके सामने आ रही हैं प्रॉब्लम्स. सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट. अच्छा, अलग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 नंबर का. व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज? आपको इंफॉर्मेशन देरी से मिल रही है, there is a significant delay in providing the information.
आपको बहुत ही कम टाइम दिया जा रहा है ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। ऑडिट एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए जरूरत से ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन जो आप मानकर चलते हैं मिलेगी, दैट इज नॉट अवेलेबल। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं आपके ऊपर। स्कोप लिमिटेशन इंपोज किया है मैनेजमेंट ने। ये तो प्रैक्टिकली वैसे एक ही बात आ जाती है, बट फिर भी डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इनकी। 6 डिफिकल्टी, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि what are the various difficulties that you face during the audit needs to be communicated to the TCWG। तो इसके अंदर delay in providing information, unnecessarily brief time to complete the audit, unexpected extensive effort, unavailability of expected information and limitation on scope। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस बेशक छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जब मैं टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करता हूं तो मेरी कम्युनिकेशन माइट बी ओरल, रिटन, माइट बी डिटेल, समराइज्ड, माइट बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। तो मेरे को किस फॉर्म में कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ये उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनका मुझे ध्यान रखना होगा। एंटिटी का साइज, उसका ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, उसका एनवायरमेंट। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, देन क्या आपने जनरल पर्पस भी किया था, उस चीज को ध्यान में रखें। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, टीसीडब्ल्यूजी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ आपका कांटेक्ट कितना है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द मेंबरशिप, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो गवर्न करते हैं हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस सीरीज में बचता है एक और स्टैंडर्ड, ऐसे 265। सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे इसके ऊपर। जो चीजें इसमें से आ सकती हैं मैं वो डिस्कस करूंगा सिर्फ। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज को आपने टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को बताना है। तो सबसे पहली बात, डेफिशिएंसी होती क्या है। आपका इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव है, वो गलतियों को नहीं रोक पा रहा, या आपका इंटरनल कंट्रोल एब्सेंट है, एक बात। नंबर 2, जब आपने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई कर ली तो अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है, क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है। देन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के एग्जांपल अभी डिस्कस करने हैं हमने। आपको ये डेफिशिएंसी जो आपने आइडेंटिफाई की है, राइटिंग में टीसीडब्ल्यूजी को और मैनेजमेंट को बतानी है। टीसीडब्ल्यूजी को आपने सिग्निफिकेंट बतानी है सिर्फ, मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट भी एंड अदर भी। ये हमने बहुत जगह पर जब हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, या ऑडिट रिस्क पढ़ा, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एक रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, तो हर एक जगह बात आ जाती थी, लेटर ऑफ वीकनेस दे दो ऐसे 260 और 265 के अंदर। ये वही तो है, लेटर ऑफ वीकनेस, जिसमें आप क्या बताएंगे, डेफिशिएंसीज का डिस्क्रिप्शन, इनका पोटेंशियल इफेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी ऑडिट का पर्पस ओपिनियन एक्सप्रेस करना था, इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन नहीं थी। और इंटरनल कंट्रोल मैंने इवैल्यूएट किया है, क्यों किया है, जस्ट टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ माय फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अदरवाइज इंटरनल कंट्रोल की एग्जामिनेशन इट वाज नॉट माय ड्यूटी। इसमें एक तो इन चीजों पे केस स्टडी बन सकती है, बाकी दूसरा क्वेश्चन जो इसके ऊपर आ सकता है
वो है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट, इनइफेक्टिव रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क। पिछले साल की मिस स्टेटमेंट करंट पीरियड में एडजस्ट की गई है। मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। मिस स्टेटमेंट जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उन मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहा था, फेल हो रहा था। तो इसके साथ हमारा ये स्टैंडर्ड भी होता है खत्म। और अब हम आज की क्लास को अब यहीं पे वाइंड अप करेंगे। एंड नेक्स्ट रिवीजन क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट रिवीजन क्लास के अंदर क्या होगा, अगले हफ्ते हम प्रोफेशनल एथिक्स को रिवाइज करेंगे। कल की रिवीजन क्लास ऑलरेडी उसके मैसेज जा चुके हैं मुजफ्फरनगर कैंसलेशन के, और कोई दूसरी क्लास स्टूडियो वालों ने शेड्यूल्ड भी कर दी। नेक्स्ट रिवीजन क्लास अगले हफ्ते होगी सैटरडे को, और उसके अंदर हम प्रोफेशनल एथिक्स को रिवाइज करेंगे। सीकर कंपनी ऑडिट को रिवाइज नहीं कराओगे। कंपनी ऑडिट की रिवीजन क्लासेस मैंने ऑलरेडी अप्रैल बैच के अंदर ले ली थी, और वो ऑलरेडी एलएमएस के ऊपर अवेलेबल है। उसको मैंने फरवरी बैच के एलएमएस पर भी डलवा दिया है, और अक्टूबर 2015 के एलएमएस पर भी कह दिया है आज वो डाल देंगे। अक्टूबर 15, अप्रैल 16, फरवरी 16। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो लैंग्वेज बताना। प्रैक्टिस मैनुअल को चेक करो, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। एसए 299 में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स को भी पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन लेटर सादुलपुर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। व्हेन विल वी डू एसएई एसआरएस, एसएई एसआरएस और बाकी बचे हुए स्टैंडर्ड अब हम रिवीजन क्लास में और नहीं लेंगे। ऐसे सतना क्या हो गया, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? छुट्टी को छोड़कर कुछ भी मांग लो, कल की छुट्टी को छोड़कर कुछ भी मांग लो। प्रोफेशनल एथिक्स के समरी नोट्स ऑलरेडी डले हुए हैं। प्रोफेशनल एथिक्स के समरी नोट एलएमएस के ऊपर, सबके एलएमएस पर डले हुए हैं। पिछले बैच पे भी डले हुए हैं, उससे पिछले बैच में भी डले हुए हैं, उससे पिछले बैच में भी डले हुए हैं, करंट बैच में भी डले हुए हैं। एसएई एसआरएस का इंपॉर्टेंट पार्ट वही जो क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास के अंदर बता रखा है। ऑडिट कमेटी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिवीजन होगी। ऑडिट कमेटी की रिवीजन क्लास मैंने ऑलरेडी जो कंपनी ऑडिट की रिवीजन क्लास ली थी उसमें कवर कर रखा है। ऑडिट कमेटी भी है रिवीजन क्लास में, कारोग 2016 भी है रिवीजन क्लास में, ऑडिट रिपोर्ट भी है उनके अंदर, ऑडिट ऑफ डिविडेंड भी है उसके अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी भी है उन रिवीजन क्लासेस के अंदर। फिर आपने कल बोला ही क्यों छुट्टी चाहिए? क्या बच्चों ने मना कर दिया था? क्या करूं? एक बात को पकड़कर क्यों बैठ जाते हो? चंडीगढ़ प्रोफेशनल एथिक्स लाइव करना है, कल की क्लास रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद सारी लाइव होगी। चंडीगढ़ पहली क्लास जो कल शाम को होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड ओनली, उसके बाद फिर लाइव ही लूंगा। एसक्यूसी 1 भिवानी हमारे सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है, बट उसमें से कुछ नहीं आता। हाँ जी, और कंपनी ऑडिट की रिवीजन फेसबुक पे डाल दो। नहीं, वीडियो क्लासेस फेसबुक पे नहीं आ सकती, एलएमएस पे डली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं।
तुम ना ऑफ की बात छोड़ दो, इसके अलावा कुछ और बात करो। फतेहाबाद ऑफ कर दो। अब मैं जाऊं फतेहाबाद? डाउट पूछो सिर्फ। अगस्त 16 के एलएमएस पर भी डलवा दो, सबके एलएमएस पर आ जाएगी। अप्रैल 15 बैच का एलएमएस अलग था, उस पर नहीं आ सकती। अलवर क्वेश्चन 8 पेज 172। स्कैनर नहीं है मेरे पास, आज कुछ नहीं है मेरे पास। आज सिर्फ ये नोट्स हैं। सतना क्या कर रहे हो? छुट्टी नहीं हो सकती। एक काम करना ना, कल की क्लास आवा पर आती है, ठीक है? कल तुम छुट्टी कर लो, खुद छुट्टी कर लो, हम नहीं कर रहे। और मंडे को उसको देख लेना घर पे बैठ के आवा पे। सिलेबस लेट हो जाएगा। कुछ बच्चों का नवंबर में अटेम्प्ट है, बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है उनकी। कुछ बच्चे सेंटर्स पे दूसरी लोकेशन से आए हुए हैं, उन्होंने कहा 1 अक्टूबर की उन्होंने ट्रेन की टिकटें बुक कराई हुई हैं वापसी की। मैं डिले नहीं करना चाहता। एक दिन का, और जो ट्रेन की टिकटें बुक हो रखी हैं उनका क्या होगा? नवंबर अटेम्प्ट वाले ही बोल रहे हैं, तो फिर गलत बोल रहे हो। छुट्टी नहीं चाहिए नवंबर वालों को, फिर डांट सुनोगे यदि नवंबर बैच वाले बच्चे छुट्टी कह रहे हैं तो। काशीपुर समरी नोट्स एलएमएस के ऊपर डले हुए हैं ऑलरेडी, वो लेकर आने हैं। मुजफ्फरनगर क्या कह रहे हो? लाइक इट इज रिटन इन एन आंसर दैट थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(2) कैन वी राइट दिस एज ओनली एज पर सेक्शन 139(2) ओनली। हाँ, जरूरी नहीं है प्रोवाइजो लिखना, जरूरी नहीं है। वेरी गुड सीकर। आज रेगुलर में क्या है? आज रेगुलर में आपको क्या मिलेगा? शाम को क्या मिलेगा? ऑडिट कमेटी एंड कारपोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमेटी एंड कारपोरेट गवर्नेंस। कारों की रिपोर्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस आ सकता है क्या? हां, जहां एप्लीकेबल है, जहां एप्लीकेबल है। ध्यान नहीं, रिलेटेड पार्टी में उन्होंने खुद ही एएस की बात की, डिस्क्लोजर एज पर एएस। ओके सीकर, बाय बाय। रिकॉर्डेड में मुलाकात करेंगे। मंडे को टेस्ट है कंपनी ऑडिट का। मंडे को कंपनी ऑडिट का टेस्ट है। नेक्स्ट रिवीजन क्लास यदि पूछ रहे हो तो सैटरडे, कल छुट्टी है। सतना तुम तो नाराज हो रहे हो बच्चों की तरह, अब कह रहे हम टेस्ट नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। चंडीगढ़ कल रिवीजन क्लास की छुट्टी है, रिवीजन क्लास की बस। चलो जी, ओवर करो, क्लास ओवर। अब मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। बाय बाय।